हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो दोस्तों, हम लोग ने लॉ स्टार्ट किया था पिछला दिन और बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे दोस्तों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दोस्तों इंट्रोडक्शन हम लोग ने किया था। ये एक्ट 1872 का है। ये एक्ट बहुत ही पुराना एक्ट है। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड बात करता है। ये एक्ट को पास किया गया था ब्रिटिश के जमाने में। ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई करता है। ये एक्ट का स्टार्टिंग हुआ था दोस्तों, इन्फोर्समेंट हुआ था 1 सितंबर 1872। बहुत सारी बातें हम लोग ने कर रखी थी और इसके बाद हम लोग ने बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी पढ़ा था, जैसे कि ऑफर, जैसे एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ, एवरी चीज, हर एक चीज हम लोग ने पढ़ा था। तो दोस्तों आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और आज भी पूरा का पूरा जो सेशन है ए टू जेड हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे दोस्तों, जिससे आपके दिमाग में, आपके फेफड़े में, आपके दिल में अभिषेक झा के कंसेप्ट घुस जाए। प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर देना अगर आपको लॉ का सेशन बहुत बढ़िया लग रहा है। प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर देना। अभिषेक भैया आपको समझाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। इनफैक्ट अभिषेक भैया आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा है। बीकॉम के साथ साथ प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी ये सब सारे टॉपिक्स रहते हैं। क्लियर है? तो आ जाओ, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था पर अब वॉइड हो गया। सर नहीं समझे? एक मिनट सर, आइए एक मिनट रीड कीजिए, रीड करके समझाते हैं। सुनिए, रीड करके पूरा एग्जांपल्स दे के आप लोग को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझाएंगे। बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, लॉ का लैंग्वेज है, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब क्या हो गया? एक एग्जाम्पल समझिए आप। ये जो इंसान आपको दिख रहा है, ये जो इंसान आपको दिख रहा है, इसका नाम है दोस्तों गुप्ता जी। गुप्ता जी नाइकी के स्टोर में गया। गुप्ता जी को लेना था जूता। क्या लेना था? जूता लेना था। गुप्ता जी नाइकी के स्टोर में गया और बोल रहा है कि भैया शूज दिखाओ 8,000 वाले। गुप्ता जी बहुत अमीर था। गुप्ता जी आप जानते हो वो लोग कितना बनिया बनिया फैमिली का रहता है, कितना अमीर रहता है। तो गुप्ता जी नाइकी के स्टोर में गए और नाइकी के स्टोर में जाके बोल रहे हैं कि भैया शूज दिखाओ 8,000 वाले, भैया 8,000 वाले शूज दिखाओ। और ये शॉपकीपर है, नाइकी का शॉपकीपर, और ये शॉपकीपर ने ना इनको चूना लगा दिया। गुप्ता जी को चूना लगा दिया। गुप्ता जी को 1,000 वाले सस्ते जूते दे दिए। गुप्ता जी ने बोला कि भैया मुझे 8,000 के शूज दिखाओ, 8,000 के शूज लेने हैं। ये शॉपकीपर ना चूना लगा दिया, नाइकी के शूज के कॉपी दे दिए उनको, कॉपी, वो जो फर्स्ट कॉपी होता है ना वो दे दिया। गुप्ता जी ने 8,000 वाला शूज मांगा था, लेकिन इसने 8,000 तो ले लिया, लेकिन 8,000 वाले शूज दिए नहीं, 1,000 के सस्ते से शू दे दिए, सस्ते से जूते दे दिए उसको। यानी ये शॉपकीपर जो है, ये गुप्ता जी को उल्लू बनाया। इसके बाद अब गुप्ता जी के पास दो ऑप्शन है। गुप्ता जी के पास दो ऑप्शन है, या तो गुप्ता जी साइलेंट रहेंगे, या तो गुप्ता जी कोर्ट में जाएंगे। अगर गुप्ता जी चुपचाप रहेंगे, गुप्ता जी बोलेंगे छोड़ो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान मेरा हुआ ना, छोड़ो, कौन इतना झमेला झंझट करेगा। अगर गुप्ता जी साइलेंट रहे, चुपचाप रहे, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर गुप्ता जी कोर्ट में चले जाए और कोर्ट में मुकदमा लड़े कि मेरे साथ गलत किया है नाइकी ने, मेरे को फर्स्ट कॉपी बेचा है, मैंने 8,000 के शूज मांगे थे, मेरे को 1,000 का सस्ता वाला शू पकड़ा दिया गया नाइकी के द्वारा, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर गुप्ता जी चुपचाप रह जाते हैं, सहन कर जाते हैं, बोलते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ो ना, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटा वो वैलिड है। और गुप्ता जी अगर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, मुकदमे लड़ेंगे, नाइकी पे आज केस ठोक के रहूंगा, गुप्ता जी अगर ऐसा एटीट्यूड में कोर्ट में जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड बन जाएगा। मतलब पहले वैलिड था, पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट अब वॉइड हो जाएगा। और वो भी गुप्ता जी के ऑप्शंस पर, गुप्ता जी के ऑप्शंस पर। गुप्ता जी ही सिर्फ वॉइड बना सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी नाइकी गुप्ता जी पर केस नहीं कर सकता। नाइकी क्यों क्यों करने जाएगा गुप्ता जी पर केस? नाइकी का यह अधिकार नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देगा या वैलिड बना देगा।
गुप्ता जी के पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन सिर्फ गुप्ता जी के पास है। गुप्ता जी क्या है? एग्रीव्ड पार्टी। गुप्ता जी कौन है यहां पे? गुप्ता जी जो है ये एग्रीव्ड पार्टी, इसके साथ भाई फ्रॉड हुआ है, इसके साथ स्कैम हुआ है, इसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसको 8,000 के सूद के बदले 1,000 का सूद पकड़ा दिया गया और 8,000 इससे ले लिया गया। तो गुप्ता जी के साथ यहां पे धोखाधड़ी हुई है। गुप्ता जी अग्रीव्ड पार्टी है, इसके लिए गुप्ता जी के पास ऑप्शन है, चाहे वो साइलेंट रहेंगे, चाहे वो कोर्ट में जाएंगे। अगर वो चुपचाप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अगर वो बोलेंगे छोड़ो ना यार 8,000 तो गए, 8,000 मेरे लिए बहुत कम है, वो दुकानदार को छोड़ दिए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाके कंप्लेन करेंगे कि मेरे साथ नाइकी ने फ्रॉड किया है, मेरे साथ नाइकी के स्टाफ ने, मेरे साथ नाइकी कंपनी ने फ्रॉड किया है, मैंने 8,000 के सूद मांगे थे, मेरे को 1,000 का सूद दे दिया और 8,000 मेरे से वसूल कर लिए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर्ट वॉइड करार दे देगी। ये बोलेगी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। ठीक है, समझे आप लोग? तो ये चीज से हम लोग ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को समझ लिया। अब इसको पढ़ते हैं, देखिए। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। मतलब ये जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को वैलिड या फिर वॉइड, वैलिड या फिर वॉइड सिर्फ और सिर्फ गुप्ता जी बना सकता है। नाइकी वाला गुप्ता जी पर केस नहीं कर सकता। नाइकी के पास ये ऑप्शन नहीं है वैलिड या वॉइड बनाने का, नाइकी के पास ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन सिर्फ गुप्ता जी के पास ये अधिकार है। वो अगर साइलेंट रहेगा तो एग्रीमेंट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वो अगर साइलेंट रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वो अगर कोर्ट में जाके बोलेगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड बना सकता है। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था बट अब वॉइड हो सकता है, द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, नॉट द अदर और अदर्स। नाइकी के ऑप्शन में नहीं, गुप्ता जी के ऑप्शन में। सिर्फ ये अधिकार गुप्ता जी को मिला है। गुप्ता जी कौन है? गुप्ता जी अग्रीव्ड पार्टी है, दुखी पार्टी। वन और मोर पार्टीज का मतलब क्या होता है? अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब क्या है सर? अग्रीव्ड पार्टी का मतलब है दुखी, जिसके साथ अन्याय हुआ है, सिर्फ वो न्याय मांग सकता है। नाइकी के पास यह हक नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पहले वैलिड था बेटा, बट अब तुम्हारे पास ये राइट है, तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम वॉइड कर सकते हो। लेकिन वॉइड करार करने के लिए तुमको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर गुप्ता जी कोर्ट में जाके न्याय मांगते हैं तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को तुम वॉइड बना सकते हो। लेकिन ये अधिकार सिर्फ गुप्ता जी के पास है, गुप्ता जी के पास, और कोई नहीं जा सकता। गुप्ता जी के चाचा अगर जाएंगे तो वो अधिकार उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ गुप्ता जी के पास है ये अधिकार है। या नाइकी अगर जाएगा तो नाइकी वैलिड वॉइड कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ गुप्ता जी जो करेंगे वो करेंगे। क्लियर है? ये एग्जांपल आप लोगों को क्लियर है? अगर नहीं क्लियर हो तब आप एक बार बैक करके भी देख सकते हो। वापस से एक बार समझा देता हूं। गुप्ता जी गए नाइकी के स्टोर में, नाइकी के स्टोर में जाके वो बोल रहे हैं कि भैया मेरे को 8,000 के जूते दिखाओ। नाइकी ने क्या किया? उनके साथ स्कैम कर दिया। नाइकी ने क्या किया? उसके साथ स्कैम कर दिया। नाइकी के जो शॉपकीपर है ना, वो 1,000 के जूते उनको दे दिए और 8,000 उनसे ले लिए। 8,000 के बदले 1,000 के सस्ते वाले जूते दे दिए, उल्लू बना दिया उनको। इसके बाद गुप्ता जी के पास अब दो ऑप्शन है। या तो गुप्ता जी चुपचाप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत लोग ऐसे रहते हैं ना कैजुअल, छोड़ ना यार मेरे साथ ही फ्रॉड हो, मेरा किस्मत ही ऐसा है। बहुत लोग देखोगे अपना किस्मत पर ही ये कर देगा। या तो गुप्ता जी साइलेंट रहेंगे, या तो गुप्ता जी कोर्ट में जाएंगे। अगर गुप्ता जी साइलेंट रहे, अगर चुपचाप रहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर गुप्ता जी कोर्ट में जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। और ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ गुप्ता जी को मिला है, नाइकी वाले को नहीं। नाइकी वाले कुछ नहीं कर सकते। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ गुप्ता जी के पास है। यानी गुप्ता जी क्या है? अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो दुखी पार्टी है। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आप लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाएंगे। मतलब पहले वैलिड था, अब वॉइड हो गया एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, बट नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बहुत सिंपल है, सुनिए ना। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पहले वैलिड था, अब वॉइड हो गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, अब हम लोग वॉइड कर सकते हैं अपने ऑप्शन पे। करना चाहूं तो करेंगे, नहीं करना चाहूं तो नहीं करेंगे।
ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। नेक्स्ट है, इस एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? हमने आपको पिछली बार ही बताया था, मैं और मेरा दोस्त, मैं हूं अभिषेक और मेरा दोस्त है रक्षित। मैंने रक्षित को वादा किया कि भाई तुमको हम 2 समोसा खिलाएंगे, 2 समोसा। रक्षित इतना बेवकूफ इंसान है, वो एग्रीमेंट बना लिया कि ठीक है भाई, एग्रीमेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं कि तू मुझे 2 समोसा खिलाएगा, और मैं उस पर साइन कर दिया। लेकिन मैं क्या किया, मैं उसको 2 समोसा नहीं खिलाया, मैं रक्षित को 2 समोसा नहीं खिलाया। और रक्षित जो है इतना बेवकूफ है, वो कोर्ट में चला गया कि साहब 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 हमारे साथ ना गलत हुआ है, अभिषेक ना मेरे से एग्रीमेंट बनाया है कि 2 समोसा खिलाएगा वो, लेकिन 2 समोसा नहीं खिलाया। क्या ये सब चीज को लॉ मान्यता देगी? क्या रक्षित को एक थप्पड़ मार के लॉ भगा देगी? ठीक है, क्या सोशल ऑब्लिगेशन को मान्यता देगी? नहीं देगी। ठीक है, नहीं देगी। तो यहां पे एग्रीमेंट तो बना, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको लॉ मान्यता नहीं देती। ऐसे तो आप अलाना फलाना ढिमकाना कुछ भी एग्रीमेंट बना देते हो कि तुम मेरे साथ सिनेमा घूमने जाएगा, इसका एक एग्रीमेंट, तुम मुझे किंडर जॉय खिलाएगा, इसका एक एग्रीमेंट। क्या इस एग्रीमेंट को लॉ मान्यता देगी? क्या लॉ के पास इतना तुच्छा सा काम है कि सबको वो मान्यता देते जाए देते जाए देते जाए? नहीं। तो जिस एग्रीमेंट को लॉ मान्यता नहीं देती है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जिस एग्रीमेंट को मान्यता नहीं देती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिस एग्रीमेंट को मान्यता देती है वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला हुआ है देखिए, इस एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? यहां पे लिखा हुआ नो, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव ए राइट टू ए लीगल ऑब्लिगेशन। मैंने क्या बोला? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसको लॉ मान्यता नहीं देती है। जिस एग्रीमेंट को लॉ मान्यता नहीं देती है, लॉ नहीं मानती है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बस खत्म। जिसको लॉ मान्यता देती है, जिस एग्रीमेंट को लॉ मानती है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो एग्रीमेंट तो हम लोग बहुत टाइप्स के बना लेते हैं, कुछ भी एग्रीमेंट बना लेंगे कि आज तुम मेरे को एक फोन खरीद के देगा, ये भी एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट तो तुम कुछ भी बना लेगा, लेकिन लॉ मान्यता दे रहा है तुम्हारा एग्रीमेंट को या नहीं दे रहा है? ठीक है, अच्छा, एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एक सोशल ऑब्लिगेशन का भी होता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन का होता है। सोशल ऑब्लिगेशन मतलब जो आपके घर बार में एग्रीमेंट होता है, जो आपके घर बार में बनता है। जैसे हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया कि मैं तुमको सिनेमा दिखाने लेके जाऊंगा, मैं तुमको सिनेमा दिखाने लेके जाऊंगा, उसका एक एग्रीमेंट बना लिया। लेकिन क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी के साथ मान लीजिए कोअर्शन हुआ है, लीगल ऑब्लिगेशन है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। ठीक है, अगर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ अगर नहीं है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए एग्रीमेंट ही रह जाएगा, हमेशा के लिए वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। इनफैक्ट उसको वॉइड एग्रीमेंट बोला जाएगा। शुरू से ही वॉइड है वो, बिगिनिंग से ही वो वॉइड है। उसको लॉ नहीं मानेगा कभी, उसको लॉ मानेगा ही नहीं कभी। और दोस्तों, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है, तो वो वैलिड बन जाएगा, सीधा सा बात है। यानी कि उस एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, उस एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, है ना जी। लॉ अगर उसको मान्यता दे रही है तो उस एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो सोशल ऑब्लिगेशन में यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट गिविंग राइट्स टू ए सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अपने दोस्तों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी माताजी के साथ, पिताजी के साथ कुछ भी छोटा मोटा एग्रीमेंट तुमने बना लिया, कुछ भी छोटा मोटा एग्रीमेंट तुमने बना लिया जिसको लॉ नहीं मानती, जिसको लॉ नहीं मानती, घरेलू चीजों का कुछ एग्रीमेंट तुमने बना लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर नहीं होगा उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किसको किसको नहीं बोलेंगे?
जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर नहीं है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो एग्रीमेंट ही है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, देखिए लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या? एग्रीमेंट गिविंग राइट्स टू ए लीगल ऑब्लिगेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड अंडर आईसीए 1872। ठीक है, मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट विच आर लीगली इन्फोर्सेबल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बात है ना? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल an agreement between two persons to go together to the cinema or for a walk or for a dinner is an agreement of social nature and not covered under Indian Contract Act 1872। मैंने अपने दोस्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने अपने दोस्त के साथ एग्रीमेंट बनाया कि रक्षित सुन, मैं तेरे साथ सिनेमा जाऊंगा। अगर वो मेरे साथ सिनेमा नहीं गया तो क्या मैं उसको कोर्ट में केस कर सकता हूं? कोर्ट में तो जाऊंगा बेटा, लेकिन मेरे को एक थप्पड़ मार के भगा देंगे। तो अगर एग्रीमेंट आप अपने दोस्तों के साथ बनाते हो, वाइफ के साथ बनाते हो, माताजी के साथ बनाते हो, पिताजी के साथ बनाते हो, सोशल टाइप का एग्रीमेंट बनाते हो कि एग्रीमेंट बना लिया कि मैं तेरे साथ आज डिनर करने जाऊंगा, एग्रीमेंट बना लिया कि मैं तेरे साथ आज पिक्चर देखने जाऊंगा, एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तेरे साथ आज वॉकिंग करने जाऊंगा, बीबी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, वाइफ के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आज 9 लाख का हार हार दूंगा तुझको, मैं आज एक ज्वेलरी खरीद के दूंगा तुझको। तो भाई ये सब एग्रीमेंट नहीं है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बोल सकते। ये वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट, शुरू से ही वॉइड है ये। ठीक है, तो यहां पे देखिए ना क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट। हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया कि मैं तुझे ज्वेलरी दूंगा, ज्वेलरी दूंगा 5 अप्रैल को, और हस्बैंड ने नहीं दिया ज्वेलरी, हस्बैंड ने नहीं दिया, हस्बैंड ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वाइफ चली गई कोर्ट कि कोर्ट जी देखो ना, मेरे हस्बैंड ने मेरे को ज्वेलरी नहीं दिया है, उस पे केस कर दो, उसको कारागार में बंद करो। तो कोर्ट उसको बोल रहा है, ए बावली हो गई के? अपने घर के झगड़े को यहां नहीं आने का, अपने घर के झगड़े लेके यहां नहीं आने का। पति से लड़, उसको मार, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर के झगड़े को लेके यहां नहीं आने का। ये सब तुम लोगों का रोज का मैटर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, सॉरी, ये सब तुम लोगों का रोज का मैटर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। वरना तो वाइफ हर रोज चली जाए कि पति ने आज मेरे को मारा, पति ने आज मेरे को ये किया वो किया। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, दोस्त के बीच में कुछ छोटा मोटा नुक्सा हो गया या कुछ छोटा मोटा एग्रीमेंट हो गया तो उसके लिए लॉ मान्यता नहीं देती है। लॉ बोलती है ये सब कुछ नहीं है, ये सब फालतू एग्रीमेंट है, ये सब वॉइड है, ये सब वॉइड है, इसको हम एग्रीमेंट, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मानते ही नहीं। एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद यहां पे ये बोला है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। ये बात आप मानते हो? जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो एग्रीमेंट के प्रोसेस से गुजर के ही तो आता है ना। हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आज तक बना हुआ है वो एग्रीमेंट के प्रोसेस से ही गुजर के आया ना। लेकिन हर एक एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ना बाबू। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए क्लियर है ना बाबू? ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सा ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में रहता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट रहना चाहिए, कौन कौन सा चीज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहिए, उस चीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बड़ा मजा आएगा, जरा सुनिएगा आप लोग, जरा गौर फरमाइएगा और मजा आए तो तालियां भी बजाइएगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा एसेंशियल एलिमेंट, कौन कौन सा चीज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहिए, कौन कौन सा चीज होगा जिसको पकड़ के हम लोग समझेंगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा ऐसा चीज होना चाहिए जिसको हम लोग पकड़ के समझेंगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये सब मत पढ़िए, हम आपको जो जो पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़िए। यहां पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, सबसे पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 2 पार्टीज होना चाहिए, 2 पार्टीज होना चाहिए। मान लीजिए
मैं अकेला एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं, क्या बनेगा? मैं अकेला एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं, क्या बनेगा? क्या नहीं। एटलीस्ट 2 पार्टीज होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 2 पार्टीज होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैं अगर रक्षित के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा वो। ठीक है, क्लियर है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहां पे बोला गया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एसेंशियल ये है कि 2 पार्टीज होना चाहिए, 2 लोग होने चाहिए, एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक आदमी से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाओगे? मैं अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं, ऐसे हो सकता है? तो यहां पे लिखा हुआ है देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा, ऐसा सर्कमस्टेंसेस आना चाहिए कि एक पार्टी ऑफर दे रहा है, ऐसा सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए कि एक पार्टी ऑफर दे रहा है तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। देयर शैल बी ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी। जैसे मैंने रक्षित को ऑफर दिया, जैसे मैंने रक्षित को ऑफर दिया कि रक्षित तू मेरा टैबलेट खरीदेगा, तू मेरा टैबलेट खरीदेगा, मैं तुझको 20,000 रुपया दूंगा। सॉरी, तू मेरा टैबलेट खरीदेगा 20,000 के बदले, बस इसका दाम 20,000 है भाई, बस 20,000 है। मैंने ऑफर दिया, फिर जाके ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ऑफर होना चाहिए इसमें, ठीक है? देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी। मैं अगर रक्षित को ऑफर दे रहा हूं तब जाके ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और दोस्तों ऑफर के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। रक्षित को हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ अगर नहीं बोला है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वो तो वॉइड बन गया, वो तो वॉइड बन गया ना भाई। रक्षित अगर हाँ बोलेगा कि हाँ अभिषेक 20,000 में तेरा टैबलेट मैं खरीद लूंगा, मैं 20,000 तुझको पे कर दूंगा, उसको हामी भरनी पड़ेगी। ऑफर होना चाहिए और साथ साथ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए और साथ साथ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, फिर जाके ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, फिर जाके ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। समझ में आ गया आपको? ऑफर मेड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, मतलब मैंने ऑफर दिया रक्षित को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रक्षित को हामी भरना पड़ेगा। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले 2 पार्टीज, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। इसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब द एग्रीमेंट शैल बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। मतलब सुनो, मेरे को रक्षित ने पैसा जो दिया, वो पैसा तो दिया, लेकिन मेरे को रक्षित ने ना पाकिस्तान का वो करेंसी दे दिया। मेरे को रक्षित ने पाकिस्तान का करेंसी दे दिया कि ले भाई मेरे पास पाकिस्तान के कुछ नोट्स है, वो ले ले। तो क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा? मेरे को इंडियन नोट्स चाहिए भाई, मेरे को इंडियन नोट्स चाहिए, मेरे को रुपीस में पैसा चाहिए, मैं पाकिस्तान नोट्स नहीं लेता। मेरे को रक्षित ने पाकिस्तानी करेंसी देना स्टार्ट कर दिया कि 20,000 का था ना, ले 20,000 तो मैं दे रहा हूं, ले भाई ले ये पाकिस्तानी करेंसी। मैं पाकिस्तानी करेंसी को एक्सेप्ट करूंगा क्या? नहीं, मेरे को इंडियन रुपी चाहिए, इंडियन रुपी चाहिए, इंडियन रुपी चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो ये वॉइडेबल बन जाएगा, ये वॉइड बन जाएगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब क्या? जो पैसा दे रहे हो तुम, जो पैसा दे रहे हो वो पैसा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15,000 दिया 5,000 बाद में दूंगा, वैसा ऐसा नहीं होगा कुछ। ऐसा होना चाहिए कि एकदम गांधी जी के नोट्स होने चाहिए, अपना इंडियन रुपी होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, वो चोरी चमाड़ी वाला पैसा नहीं चलेगा, पाकिस्तान का करेंसी नहीं चलेगा, तुमको 20,000 रुपए देना पड़ेगा, 20,000 तो 20,000, वो भी नोट्स इंडियन करेंसी होना चाहिए, इंडियन करेंसी। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। द एग्रीमेंट शैल बी सपोर्टेड बाय द लॉफुल कंसिडरेशन। इसके बाद बोला गया है लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये किडनैपिंग विडनैपिंग नहीं होना चाहिए। मान लो अभिषेक ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो मैंने रक्षित से डील किया कि रक्षित सुन, मैं तुझे 20,000 रुपया दूंगा, सुन मैं तुझे 20,000 रुपया दूंगा, तू ना एक बच्चे को किडनैप करके लेके आ जा, तू एक बच्चे को किडनैप करके लेके आ, मैं तुझे 20,000 रुपया दूंगा। ऐसा वाला ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? किडनैपिंग विडनैपिंग नहीं चलेगा, ना चल बे, किडनैपिंग फिडनैपिंग ना चल बे। द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगल, लीगल होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल पर्पस के लिए काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं रक्षित के साथ, कि रक्षित के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बना रहा हूं कि भाई सुन
एक बच्चे को तो किडनैप करके आएगा तो उसको 20,000 रुपया मिलेगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, उस तरीके का एग्रीमेंट वॉइड होता है, और एग्रीमेंट अगर वॉइड है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा वो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो काम करवा रहा हूं रक्षित से, वो लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किडनैप करके लेके आओ एक तो बच्चे को, एक तो बच्चे को उठा के लेके आ जा, मैं तुझे 20,000 रुपया दूंगा, एक तो बच्चे को उठा के लेके आ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कौन एलिजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट कर कौन सकता है। यहां पे बोला गया है द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब करने के योग्य भी तो होने चाहिए। मान लो 5 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं है। यहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से पर्सन जो है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कौन से पर्सन जो है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे पहला, वो पर्सन 18 साल का होना चाहिए बेटा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप अगर 18 साल के नहीं हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सबसे पहला, जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो वो पर्सन कम से कम 18 प्लस होना चाहिए। 18 प्लस अगर नहीं हुआ, वो 17 साल का है, 16 साल का है, 5 साल का है, 4 साल का है, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, वॉइड हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। सच पर्सन शुड बी मेजर, मतलब जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके साथ तू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, उसका एज 18 प्लस से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, सच पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब यहां पे ये बोला है कि जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब उसका दिमाग ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पगला उगला है, ऐसे ऐसे पगला उगला है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सॉरी, अब पगला उगला के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, उसका दिमाग का संतुलन ठीक होना चाहिए। जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटा, उसका दिमाग का संतुलन ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पगला उगला के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि पगला जी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी बोल रहा है ठीक है ठीक है ठीक है, वैसा नहीं। साउंड माइंड का होना चाहिए, सच पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, एंड थर्ड में दिया हुआ है सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। पता है जो लोग कैदी लोग रहते हैं ना, कैदी लोग, मतलब जिसको एकदम कारागार में बंद किया गया है, 16 साल के लिए, 20 साल के लिए जेल डाल दिया गया है जेल में, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। जो लोग जेल में है ना, जो लोग जेल में, जिसको जेल में रखा गया उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, इसका मतलब यही है, मान लो कि संजू बाबा जेल में है, लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि तू कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकेगा किसी के साथ, तो उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है बेटा, वॉइड हो जाता है। तो सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, मतलब आपने कुछ गुनाह किया है, आपने कुछ कांड किए हैं, उसके वजह से आपको सजा मिली है, तो आप किसी के साथ लाइफ टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। लाइफ टाइम तक आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, या जितना साल तक सजा मिला है आपको उतना साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, ओके। तो ये 3 यहां पे कंडीशन है। सबसे पहले सच पर्सन शुड बी ऑफ 18 प्लस का होना चाहिए वो। इसके बाद उसका दिमाग का संतुलन एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। सच पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट मतलब होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो किसी के साथ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो वो एकदम शांति से होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं। मान लीजिए मेरे पर कोई छुरी भोंक दिया, मेरे एडमिन ने छुरी भोंक दिया कि अभिषेक तेरा प्रॉपर्टी अपना नाम कर। मेरा एडमिन जो है वो गद्दार निकला। वो बोला मेरे को अभिषेक अपना प्रॉपर्टी अपना नाम कर, मेरा नाम कर। अभिषेक भैया अब अपना प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दो, बहुत हो गया तुम्हारा क्लासेस, अब मैं पढ़ाऊंगा आपके क्लासेस। तो वो छुरी के नोक पे मैंने साइन कर दिया। मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को मार ना दे, मेरे को एडमिन मार ना दे। तो ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट ना चल पे। ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड रहेगा लेकिन बाद में वॉइड हो जाएगा। बिल्कुल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरह। आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरह। बिकॉज मैं फ्री नहीं था उस समय में, बिकॉज मैं फ्रीली होके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया,
मैं अपनी मर्जी से अपना एडमिन को सारा का सारा वसीयत साइन कर दूं, वो चलेगा, लेकिन एडमिन मेरे पर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि अभिषेक भैया आपका गला आज उड़ जाएगा, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पे जल्दी साइन कर जल्दी। इस तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब कि पहले वैलिड रहता है, बाद में लेकिन मैं वॉइड करा सकता हूं। बाद में मैं कोर्ट में अगर जाऊं तो कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता हूं मैं। मेरे पास ये ऑप्शन है, सागर के पास ये ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल था भाई, बहुत अच्छा है मेरा एडमिन, हीरा है, हीरा एकदम चुना हुआ पूरा हीरा है, चुन के लाए हैं उसको हम, पता है। चलो आगे। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का क्या दिया हुआ है, वो देयर शुड बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब तुम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो किसी के साथ, तब बिना किसी दबाव के कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ऐसा सरकमस्टेंसेस होना चाहिए। मतलब किसी के दबाव में तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे हो। अगर कोई जबरदस्ती तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा है तो पहले तो वैलिड होगा बेटा, लेकिन बाद में वो वॉइड करवा सकते हो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, बाद में तुम वॉइड करवा सकते हो, ठीक है। तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट को कब फ्री बोला जाएगा, जब ये एलिमेंट्स नहीं रहेंगे उसमें, ये एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोअर्शन, सबसे पहले कोअर्शन का बात करते हैं, कोअर्शन का बात वही कि मेरा एडमिन ने मुझको बोला कि अभिषेक सर अब अपना प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, अब मैं पढ़ाऊंगा अभिषेक झा क्लासेस में, अगर आपका प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं किया तो भोग दूंगा पूरा, ये पेन भोग दूंगा, ये पेन आपके गले में भोग दूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोअर्शन। मेरे को मारा गया, मेरे को पीटा गया, मेरे को डराया गया, धमकाया गया, मैं डर से साइन कर दिया, मैं डर से अपना साइन कर दिया, मैं डर से दोस्तों अपना साइन ये एग्रीमेंट पर मैंने कर दिया, ठीक है, समझे। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोअर्शन। कोअर्शन मतलब मेरे को डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, ठीक है। आप लोग बचाने आओगे ना। तो सुनो, कंसेंट कब फ्री माना जाता है, जब उसमें कोअर्शन नहीं हो, कोअर्शन का मतलब जब आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है कि साइन कर साइन करना पड़ेगा साइन। इस तरीके से ना चल पे, इस तरीके से पहले तो वैलिड रहेगा, लेकिन बाद में मैं वॉइड करार कर सकता हूं। बाद में मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूं कि ये वैलिड नहीं है, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, मेरे को मारने की पीटने की कोशिश की गई है, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इमोशनल अत्याचार। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब इमोशनल अत्याचार। आप देखोगे कभी ना मम्मी काम देगी आपको, आप अगर काम नहीं करोगे, मम्मी ने बोला कि बेटा प्लीज मेरे लिए मैगी बना लेना, मम्मी ने बोला कि बेटा मेरे लिए प्लीज मैगी बना देना, आपने बोला नहीं मम्मी अभी तो पढ़ाई कर रहा हूं, उसके बाद देखना बस इसी दिन के लिए तुमको पाला था पोसा था, इसके बाद मम्मी का रिएक्शन देखना, बस इसी दिन के लिए तुमको पाला था पोसा था, दिन भर मैं काम करती रहती हूँ, दिन भर मैं थकी हारी, दिन भर मैं तुम्हारे लिए मरती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, एक मैगी क्या मैंने बनाने के लिए बोल दिया, तुमने मुझे ये बोल दिया, बहुत सारा इमोशनल, पूरा इमोशनल अत्याचार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशनल अत्याचार। मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब सुनो, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब एग्जांपल, मेरे पापा ने मेरे को इमोशनल होके, इमोशन में मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा दिया। मेरे पापा ने बोला, मेरे फादर ने मेरे को बोला, एग्जाम्पल सुनो, मेरे फादर ने मेरे को बोला कि बेटा मैं आज तुमको इतना साल से जो बड़ा किया हूं, इतना साल से जो तुम्हारे लिए किया हूं, इतना साल से जो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो इसका ऋण तुमको चुकाना पड़ेगा बेटा। आज ये सारा का सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो बेटा, आज ये सारा का सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मेरे पापा ने मेरे को बोला। एग्जाम्पल यार, तो मैंने भावनाओं में बहके, मैंने उनके भावनाओं में बहके, मैं उनके इमोशन में बहके साइन तो कर दिया, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, पापा तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिए, ये मैंने क्या कर दिया, पापा तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिए। इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मेरे ऊपर किसी ने इमोशनल कार्ड प्ले किया, और इमोशनल कार्ड के चक्कर में मैंने उसके इमोशन में बहके वो काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो कंसेंट तभी फ्री माना जाता है जब उसमें कोअर्शन ना हो, मारा पीटा नहीं गया मेरे को, जब उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब कि जबरदस्ती का इमोशनल अटैचमेंट करा करा के मेरे पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ऐसा वाला सिचुएशन ना हो,
जब मेरे साथ बेटा फ्रॉड नहीं हुआ है, किसी ने मान लो फ्रॉड किया है मेरे साथ, फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट करवाया, फ्रॉड करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया, मैंने वो एग्रीमेंट को पढ़ा नहीं, मेरा एडमिन बोला साइन करो सर, साइन करो सर, साइन करो सर, साइन करो सर, मैंने साइन कर दिया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो अगर कोर्सन हो, अंडू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो या मिस्टेक हो, ये सब सारा चीज अगर रहता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, वॉइडेबल, पहले वैलिड था, बाद में आप वॉइड करा सकते हो, लेकिन अगर ये सब चीज नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कोर्शन नहीं होना चाहिए, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, फ्रॉड मतलब मेरे साथ कोई फ्रॉड कर दिया, मेरे को मेरा एडमिन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, एग्रीमेंट दिया, मैं उस पर साइन करता गया करता गया करता गया और पढ़ा भी नहीं, जब मैंने उसको नहीं पढ़ा तब तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया ना। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मेरे को दिखाया कुछ और गया, मेरे को दिखाया कुछ और गया, मैं समझा कुछ और, मेरे को दिखाया गया सेम 4 का प्रो बैच का प्राइस, मैं सेम 2 का प्रो बैच समझ गया, उसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। और मिस्टेक तो आप लोग जानते हो कि मेरे से ही मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज अगर हुआ है तो पहले तो वैलिड होता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाद में आप उसको वॉइड करार दे सकते हो, बाद में आप क्या कर सकते हो, वॉइड करार दे सकते हो। ओके, इतना तक आप समझे कि कोअर्शन नहीं होना चाहिए, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फिर जाके ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, वरना कोई एलिमेंट अगर शामिल है फिर वॉइड बन सकता है, फ्यूचर में वॉइड बन सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, ठीक है। एंड 8 नंबर है दोस्तों, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो वो लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करे। ऐसा नहीं है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि हस्बैंड यहाँ पे बोल रहा है, हस्बैंड यहाँ पे बोल रहा है कि मैं तुमको ज्वेलरी गिफ्ट करूंगा, उसका उसका नहीं होता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे मेन मैटर करता है कि लीगल रिलेशनशिप मेंटेन हो, लॉ उसको परमिशन दे, लॉ उसको मान्यता दे। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि एक हस्बैंड अगर अपने वाइफ को प्रॉमिस कर रहा है कि वो नेकलेस गिफ्ट करेगा, नेकलेस गिफ्ट करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वॉइड है। एक हस्बैंड अगर अपने वाइफ को बोल रहा है कि मैं तुमको नेकलेस गिफ्ट करूंगा तुम्हारे बर्थडे में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको परफॉर्म किया जाना चाहिए, ठीक है, जो कैपेबल हो। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसा बना दिए कि ए को आग में चलना पड़ेगा, ए को आग में चलना पड़ेगा, ए एक व्यक्ति है, ए को आग में चलना पड़ेगा, ए के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट बना दिए कि ए अगर तुम आग में चलेगा, अगर तुम आग में चलेगा तो हम तुमको 5 लाख रुपए देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या ए परफॉर्म कर सकता है, बताओ तो, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या ए परफॉर्म कर सकता है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बोला जाएगा, इसको एग्रीमेंट बोला जाएगा। द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, एक एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको आप परफॉर्म कर पाओ, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सॉरी, मैंने एक को बोला कि मैं तुझको 5 लाख रुपए दूंगा लेकिन तुझको आग में चलना पड़ेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को मान्यता मिलेगी? ये कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म कर सकते हो? एक ये जो है, ये क्या ये क्या सीता माता है क्या जो आग में वो चलेगा? ए के पास इतना पावर नहीं है कि वो आग में चलेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको आप परफॉर्म कर सको, एक एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको आप परफॉर्म कर सको। एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। ओके ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला हुआ लीगल फॉर्मेलिटीज, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसमें सारा का सारा लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो हो, जिसमें सारा का सारा लीगल फॉर्मेलिटीज अच्छे से फॉलो हो, जिसमें सारा का सारा लीगल फॉर्मेलिटीज आप फॉलो करो, उसी को आप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, सॉरी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एग्रीमेंट ही बन जाएगा, वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज इफ एनी रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर एग्रीमेंट सच एज रजिस्ट्रेशन, राइटिंग, दे मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट है लीगल फॉर्मेलिटीज का तो लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो किया जाना चाहिए, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा दोस्तों, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, वरना नहीं, ठीक है। आगे आगे देखिए, ऑफर। ऑफर तो बहुत ही सिंपल है, जरा समझने की कोशिश कीजिए।
हमने किसका एग्जाम्पल दिया था? हमने दिया था चिंकी और बिट्टू का एग्जाम्पल। बिट्टू ने चिंकी को क्या प्रपोज, बिट्टू ने चिंकी को क्या किया प्रपोज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफर। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। बिट्टू ने चिंकी को बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने आपको बोला कि विल यू बाय माई फोन, क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे? अगर तुम मेरा फोन खरीदोगे तो मैं तुम्हारा वेट शाम तक करूंगा, मैं तुम्हारा वेट शाम तक करूंगा, और शाम तक मैं किसी को नहीं बेचूंगा ये फोन, शाम तक मैं किसी को नहीं बेचूंगा ये फोन। और मैं होप में हूं कि तुम रिस्पॉन्स दोगे, रिप्लाई दोगे। वो एक्ट को, वो एब्सटिनेंस को हम लोग बोलते हैं प्रपोजल। ने तुमको ऑफर कर दिया और शाम तक मैं वेट कर रहा हूं, और शाम तक मैं ये फोन नहीं बेचूंगा किसी को, उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑफर। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, मैं अगर किसी को वादा कर चुका हूं, बोल चुका हूं, ऑफर दे चुका हूं, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, मतलब होप में हूं कि वो कुछ रिस्पॉन्स देगा, शाम तक कुछ बोलेगा मेरे को, तो उसको मैं बोलूंगा ऑफर। उसको मैं बोलता हूं ऑफर। ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूं? ऑफर। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। कि ऑफर के कितने टाइप्स होते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ऑफर के कितने टाइप्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। कि ऑफर के कितने टाइप्स होते हैं, आखिरकार ऑफर के टाइप्स कितने होते हैं? तो सबसे पहला टाइप होता है दोस्तों जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब जो ऑफर आप होल वर्ल्ड को देते हो, होल वर्ल्ड को, पूरा का पूरा वर्ल्ड के लिए वो ऑफर है। जनरल ऑफर मतलब वो ऑफर जो है वो पूरा वर्ल्ड के लिए है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं ये एजे, मैं मान लीजिए एक डॉग को पालता हूं, मैं एक कुत्ता पालता हूं, ठीक है, मैं एक कुत्ता पालता हूं। अब वो कुत्ता क्या हो गया? वो कुत्ता खो गया मेरा, कुत्ता खो गया, ठीक है। अब जब वो डॉग खोया ना, मैं बड़ा इमोशनल हो गया कि मेरा टॉमी कहाँ गया, मेरे टॉमी कहाँ गया, मैं टॉमी के बगैर कैसे जिंदा रह सकता हूं, मैं बहुत इमोशनल हो गया। तो उसके लिए ना मैंने एक पैम्पलेट छपवाया जहां पे मैंने लिखा है कि जो भी मेरे डॉग को खोज के लाएगा उसको 5 लाख रुपए का मैं इनाम दूंगा, 5 लाख रुपए का। और यहां मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। तो वो ऑफर किसके लिए है? आपके लिए या पूरे दुनिया के लिए है? कोई भी अगर खोज के लेके आ गया, मैं 5 लाख उसको दे दूंगा, बात खत्म। कोई भी उस डॉग को खोज के लेके आ गया, मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा। इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल ऑफर। इसी को बोलते हैं जनरल ऑफर, मतलब कोई भी ऑफर को आप अगर पूरे वर्ल्ड को देते हो, कोई भी इंसान अगर खोज के लेके आ गया मेरा कुत्ता को, मैं 5 लाख रुपए उसको दे दूंगा, उसको क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर, ठीक है। जरा वापस समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक कुत्ता पालता था, उसका नाम था टॉमी। उसका नाम क्या था? टॉमी। मेरा कुत्ता खो गया, ओ माय गॉड, मेरा कुत्ता खो गया। मैं बड़ा इमोशनल हो गया कि मेरा पोला पासा कुत्ता, कितना मस्त टॉमी, मेरा टॉमी खो गया। मैं बहुत इमोशनल हो गया दोस्तों, बहुत इमोशनल। फिर ना मैंने क्या किया, एक पैम्पलेट छपवाया कि मेरा डॉग खो गया है, मेरा टॉमी खो गया है, अगर जिस किसी ने भी खोज के लेके आ गया मेरा टॉमी को, मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा, 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो ये बताइए, ये जो ऑफर है ये किसके लिए है? ये आपके लिए या मेरे लिए, या ये कोई स्पेसिफाइड पर्सन के लिए है क्या? नहीं, जो कोई भी खोज के लेके आएगा, जो कोई भी होल वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में कोई भी अगर खोज के लेके आएगा, कोई भी, मैं सबको दे दूंगा 5 लाख। सबको तो नहीं दूंगा, एक ही जन खोज के लाएगा ना भाई, मेरा कुत्ता तो एक ही है, एक ही जन खोज के लाएगा ना। कोई भी खोज के लेके आ गया तो मैं दे दूंगा। तो ये ऑफर किसके लिए? ये ऑफर होल वर्ल्ड के लिए है, ये ऑफर पूरी दुनिया के लिए है भाई। कि पूरी दुनिया में से कोई भी कहीं भी अगर खोज के लेके आ गया मेरा कुत्ता को, 5 लाख लेके जा। तो इसको मैं बोलता हूं जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या बोलता हूं? जनरल ऑफर, ठीक है। ऑफर का दूसरा टाइप स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर का दूसरा टाइप है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर ने एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है। पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को, जैसे समझाता हूं मैं आपको, जरा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। आप स्पेसिफिक ऑफर को समझाता हूं एक एग्जांपल में, ठीक है। आपको अभिषेक झा क्लासेस के बारे में पता है? आपको अभिषेक झा क्लासेस के बारे में पता है? हाँ सर, यूट्यूब चैनल भी है इनका, इंस्टाग्राम भी है,
बहुत अच्छा क्लास है, बहुत इकोनॉमिकल क्लास में, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में पढ़ाते हैं। तो अभिषेक झा क्लासेस जो है बेटा, यानी मैं अभिषेक झा क्लासेस जो है, ये किसको ट्यूशन देता है? क्या ये 11th 12th को ट्यूशन देता है? क्या ये बीकॉम को ट्यूशन देता है? क्या ये बीबीए को ट्यूशन देता है क्या? नहीं सर, ये सिर्फ बीकॉम को ट्यूशन देता है। मैं जो हूं, सिर्फ बीकॉम वाले बच्चे को पढ़ाता हूं, बीकॉम वाले बच्चे को पढ़ाता हूं मैं। यानी अभिषेक झा क्लासेस ऑफर कर रहा है सिर्फ बीकॉम वाले बच्चे को, और वो भी बीकॉम सीसीएफ वाले बच्चे को, जो अंडर द करिकुलम ऑफ सीसीएफ है, उनको पढ़ाता हूं मैं सिर्फ। और वो भी सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को, और कोई भी दूसरा यूनिवर्सिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, मतलब मैं एक पर्टिकुलर पर्सन या एक स्पेसिफिक ग्रुप को एड्रेस कर रहा हूं सिर्फ। मैं ये ऑफर जो दे रहा हूं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है ये ऑफर। मैं जो 1199 का कोर्स ला रहा हूं, क्या इस कोर्स को मुंबई यूनिवर्सिटी वाले भी एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? क्या ये कोर्स मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए है क्या? क्या ये कोर्स डीयू के लिए है क्या? डीयू के लिए? क्या ये कोर्स किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए क्या? क्या ये कोर्स बिहार यूनिवर्सिटी के लिए क्या? क्या ये कोर्स छपरा यूनिवर्सिटी के लिए क्या? नहीं, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए है। ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। ये कोर्स सिर्फ आप लोगों के लिए है। ये कोर्स एक स्पेसिफाइड पर्सन के लिए है। ये कोर्स एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। ये कोर्स एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है। तो अभिषेक झा क्लासेस जो कोर्सेस ऑफर करता है, सिर्फ बीकॉम का कोर्सेस ऑफर करता है अंडर द करिकुलम ऑफ सीसीएफ ओनली, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही पढ़ाता है। आसाम यूनिवर्सिटी नहीं, भोपाल यूनिवर्सिटी नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं, बिहार यूनिवर्सिटी नहीं, मराठा यूनिवर्सिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी को ही पढ़ाता हूं। यानी कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को मैं पढ़ा रहा हूं, एक स्पेसिफिक ग्रुप को मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर जो होता है वो एक स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए बनाया जाता है, कि तुम्हारे लिए ये सिर्फ ऑफर है। मैं 1199 का कोर्स सिर्फ तुमको बेचूंगा, सिर्फ सेमेस्टर 4 को बेचूंगा। ये स्पेसिफाइड पर्सन के लिए बनाया गया, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाया गया। हर यूनिवर्सिटी को मैं टैकल नहीं कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? स्पेसिफिक ऑफर। क्या बोलूंगा? वापस बोल, स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन इतना डिटेल में कोई पढ़ाएगा क्या? बोल। इट इज द ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कुछ ऑफर बना रहा हूं या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए कुछ ऑफर बना रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, मान लो कि मेरा एक स्टूडेंट है कैफ कैफ कैफ। अब मैंने एक ऑफर दिया कैफ को कि मैं तुझे सेमेस्टर 4 का कोर्स 600 में दूंगा। क्या मैं ऑफर सबको दे रहा हूं क्या? सिर्फ और सिर्फ कैफ को दे रहा हूं। एग्जाम्पल सुनो ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ ये ऑफर कैफ के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक ऑफर। एक पर्टिकुलर पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए मैंने कुछ ऑफर दिया है, तो वो क्या है? वो स्पेसिफिक ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, ओके, समझे? इसके बाद देखो, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एक्सप्रेस ऑफर। क्या होता है एक्सप्रेस ऑफर? एक्सप्रेस ऑफर मतलब जिस ऑफर को आपको या तो बोलना पड़ता है या तो लिखना पड़ता है। जो ऑफर ऐसा टाइप का हो कि बोलना पड़ेगा या तो लिखना पड़ेगा। जैसे मैं 1199 का कोर्स बेचने आता हूं, तो मेरे को बोलना पड़ता है ना। इशारों में आप समझोगे क्या? कोर्स प्राइस है, ऐसे करके इशारों में समझोगे क्या आप? क्या मेरे गेस्चर से समझोगे क्या आप? नहीं ना, बोलना पड़ता है, मेरे को एक्सप्रेस करना पड़ता है। मैं जो 1199 का कोर्स बेचने आता हूं, तो मेरे को यूट्यूब में वीडियो बनाना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है ओरली या तो रिटन। कोई भी ऑफर को आप अगर ओरली या तो रिटन बोल रहे हो या लिख के बता रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस। इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल और राइटिंग। कोई भी ऑफर अगर वर्ड्स में आप या तो बोले हो या तो लिख के दिए हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है, एक्सप्रेस ऑफर। अच्छा, इंप्लाइड ऑफर मतलब क्या होता है सर? इंप्लाइड ऑफर मतलब ऑटो वाले को देखोगे आप। अच्छा, इंप्लाइड ऑफर समझाता हूं, एक मिनट भाई। इंप्लाइड ऑफर एकदम एग्जांपल से समझाऊंगा। इंप्लाइड ऑफर समझाता हूं आप लोग को।
इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है, इम्प्लाइड ऑफर समझाता हूं। देखो, ऑटो वाला जो होता है, ऑटो वाला जो होता है, वो ना हमेशा वो ना हमेशा इशारे से बुलाएगा। खुदाई, खुदाई, इस तरीके से बोलेगा वो, ठीक है। वो हमेशा इशारे से बात करता है, इशारे में। वो कुछ आपको गेस्चर्स देगा, गेस्चर्स। वो ना गेस्चर्स देगा, खुदाई, इस तरीके से बोलेगा। आप अगर वो ऑटो में चढ़ गए, मान लीजिए आप उस ऑटो में ना भाई चढ़ गया, तुम चढ़, मतलब वो चढ़ गया, वो ऐसे करके बुलाया और तुम चढ़ गया, और बाद में मान ले तुम पैसा ऐसा नहीं दिया, वो पहुंचा दिया अपना डेस्टिनेशन में, तो मारेगा कि नहीं मारेगा वो बताओ? उससे तुम मार खाएगा कि नहीं खाएगा बता? बिल्कुल 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 खाएगा। तो इम्प्लाइड ऑफर मतलब वो टाइप का ऑफर जिसमें कुछ बोलना नहीं पड़ता, जिसमें कुछ बोलना नहीं पड़ता, आपको एज्यूम कर लेना पड़ता है, हाँ वही है, हाँ वही चीज है, ठीक है। जैसे 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 मैं 1199 अगर ले रहा हूं, 1199 अगर ले रहा हूं, और 1199 मैं बोल रहा हूं फॉर ईच सेमेस्टर, बहुत सारे बच्चे ये समझ जाते हैं कि ये पूरा पूरा 3 साल के लिए है। तो भाई तुम्हारे पास दिमाग रहना चाहिए ना भाई। पूरा 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 3 साल में अगर मैं 1199 लूंगा, फिर मेरा घर कैसे चलेगा? तो ये अगर मैं नहीं भी बताऊं फिर भी चलेगा कि 1199 फॉर पर सेमेस्टर, इस तरीके से मैं नहीं भी बताऊं तो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ 1199 ये सेमेस्टर का बोल दूं तो चलेगा। सिंपल सा बात है कि अगर कोई इंसान आपको गेस्चर देके समझा रहा है, मतलब इशारे देके समझा रहे, इशारे देके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। मतलब बेटा जी, कोई ऑफर के लिए कोई वर्ड्स या लिखने की जरूरत ना पड़े, उस ऑफर को अगर आप देते हो तो उस ऑफर को बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। इम्प्लाइड ऑफर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक बस खड़ी है, एक बस खड़ी है, अचानक से एक बस खड़ी है, और एक बस आपको जस्ट बुला रही है ऐसे करके, आशो आशो आशो, बस फाका, बस फाका, बस खाली, बस खाली, बस खाली, और आप उस बस में घुस गए, आप उस बस में घुस गए। वो बोला आसो और आप चले गए, आप ऐसे बेवड़े दिमाग के हो, आप उस बस में घुस गए। तो सिंपल सा बात है, बस में अगर आप घुसे हो तो पैसा तो देना पड़ेगा आपको, पैसा तो देना पड़ेगा। जब वो पैसा मांगने आया, तब आप उसको बोले कि सर आपने तो बोले छिलेन जे যে খালি 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 বাস খালি বাস খালি বাস খালি, এমনি আমি ঢুকে গেছি। আপনি বলেছিলেন আসুন আসুন আসুন, এমনি আমি এসে গেছি। আপনি বলেছিলেন আসতে, আমি এসে গেছি। কিন্তু আপনি তো পয়সার কথা बोलोनी। तो वो तो एज्यूम किया जाएगा ना, पहले से वो एज्यूम किया जाएगा, सीधा सा बात है। अगर तुम बस में घुसे हो, अगर तुम बस से कहीं पे जा रहे हो, तो तुम्हारे पास इतना दिमाग होना चाहिए कि पैसा भी देना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा। तो क्या इम्प्लाइड ऑफर? इम्प्लाइड ऑफर मतलब कुछ ऐसा ऑफर्स है जिसमें आपको कुछ बोलने की, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एज्यूम कर लेना पड़ता है ऑटोमेटिकली। अज्यूम आपको कर लेना पड़ता है ऑटोमेटिकली दिमाग में। ये बेसिक लॉजिकल रीजनिंग है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। आइए, क्लियर है? समझ समझ पा रहे आप? देखिए, इम्प्लाइड ऑफर मतलब क्या होता है? इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय कंडक्ट और गेस्चर ऑफ द पार्टीज। मतलब कुछ इशारा विशारा दे दिया, ऑटो वाला ऐसे करके इशारा दे रहा है, इशारा इशारा दे रहा है। अगर इशारा दे रहा है और उसका बात मान के आप ऑटो में घुस जा रहे हो, यानी कि आपको ऑटो का पैसा भी देना पड़ेगा। वो जस्ट बुला रहा है अपना पैसेंजर को, आप घुस जा रहे हो ऑटो में। मेरे को बचपन में मैं एक ट्रेन में था, वहां पे एक चाय वाला आया और बोला कि चाय पीजिए, चाय पीजिए, चाय पीजिए, गरम गरम चाय, गरम गरम चाय, गरम गरम चाय। मैंने ले लिया उसका हाथ से, मेरे को लगा फ्री में बट रहा है। जब मैंने पी लिया चाय, तो वो बोल रहे पैसे निकाल। मैं बोला अंकल जी आपने तो पैसे देने के लिए बोला नहीं था। तो ये तो बेसिक दिमाग है ना भाई, बेसिक कंडीशन है कि अगर तू चाय ले रहा है तो तुझको तो पैसे देने पड़ेंगे, पहले से सोच के रख ले ये चीज, इतना दिमाग होना चाहिए आपके पास। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर मतलब कोई ऐसा ऑफर जिसमें गेस्चर के थ्रू या कंडक्ट के थ्रू आप पार्टीज को समझाते हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काउंटर ऑफर। A person to whom the offer is made does not accept the offer, he counters the condition। सुनो, काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर, मैंने रक्षित को ऑफर किया, सुन, मैंने रक्षित को ऑफर किया, भाई मेरा टैब खरीद ले।
भाई मेरा टैबलेट खरीद ले, भाई मेरा ये जो सैमसंग का टैबलेट है उसको तू खरीद ले, तू उसको खरीद ले, और बस तू 20,000 रुपये देना, बस तू 20,000 रुपये देना। लेकिन वो मेरे साथ काउंटर कर दिया, बोला भाई 20,000 नहीं दूंगा, 20,000 नहीं दूंगा, मैं 17,000 दूंगा। 20,000 मैं नहीं दूंगा, मैं 17,000 दूंगा। ओ माय गॉड, मैं 20,000 तो नहीं देने वाला। रक्षित ने मेरे को बोला 20,000 तो मैं नहीं देने वाला, मैं 17,000 दूंगा। उसको मैं बोलूंगा काउंटर ऑफर, उसी को बोलते हैं काउंटर ऑफर। मतलब मैं ऑफर दिया लेकिन वो मेरे साथ नेगोशिएट कर रहा है, वो मेरे साथ नेगोशिएट कर रहा है, उस केस में मैं बोलूंगा उसको काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर बेटा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। क्रॉस ऑफर मतलब क्या होता है सर? क्रॉस ऑफर देखिए, क्रॉस क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर भी आपको समझाते हैं। क्रॉस ऑफर में क्या होता है सुनिए, मैंने रक्षित को बोला कि रक्षित सुन, मेरा टैबलेट खरीद। मैंने रक्षित को बोला कि मेरा टैबलेट खरीद, मेरा एक टैबलेट है जिसको 20,000 में बेचूंगा, क्या तू खरीदेगा? और रक्षित भी उधर से अपना वो टैबलेट लेके आया, बोला कि मेरा भी एक टैबलेट है और मैं भी उसको 30,000 में बेचूंगा, तू क्या खरीदेगा? मतलब मैं जो ऑफर दे रहा हूं वही ऑफर वो भी दे रहा है। मैं कहा उसको फोन बेचता, वो भी मुझे अपना फोन बेच रहा है। वो जो सिचुएशन आता है उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर। मतलब मैं भी अपना टैब बेच रहा हूं, वो भी अपना टैब मेरे को ही बेच रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस ऑफर। क्या बोलेंगे? क्रॉस ऑफर। बोलो जल्दी, क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर में क्या होता है? when two offers of some terms and conditions, same terms and condition, मतलब एकदम सेम टू सेम, जब दोनों ऑफर, जब दो ऑफर एकदम सेम टू सेम घोचा पीछी हो जाए, क्रॉस हो जाए, क्रॉस ईच अदर एट सेम टाइम, इट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ऑफर्स। मतलब मैंने रक्षित को ऑफर दिया, रक्षित ने मुझे ऑफर दिया, मतलब दोनों का ऑफर ना क्रॉस हो गया भाई। मैं भी 20,000 में टैब सेल कर रहा हूं, वो भी अपना टैब 20,000 में सेल कर रहा है। उसको मैं क्या बोलूंगा? क्रॉस ऑफर। When two offers of same terms and condition cross each other at same time, it called cross offer। और दोस्तों स्टैंडिंग ऑफर देखिए, स्टैंडिंग ऑफर मतलब क्या होता है? An offer is standing offer if it is intended to remain open for a specified period। जैसे मैंने आपको कोर्सेज का ऑफर दिया था, मैंने आपको प्रो बैच का ऑफर दिया था। सुनिए, मैंने सबको बोला था कि प्रो बैच अगर तो 3 अप्रैल से पहले पहले ले लेता है, अगर आप प्रो बैच 3 अप्रैल से पहले पहले ले लोगे तब आपको पड़ेगा 1,099। अगर 3 अप्रैल के बाद लेते हो यानी 4 अप्रैल को लेते हो तो आपको पड़ेगा 1,199। तो यानी कि ये जो 3 अप्रैल का जो मैंने बेंचमार्क सेट करके दे दिया कि ये ऑफर सिर्फ 3 अप्रैल तक का है, ये ऑफर सिर्फ 3 अप्रैल तक का है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। एक स्पेसिफाइड पीरियड तक मैंने टाइम दे दिया कि ये ऑफर सिर्फ 3 अप्रैल तक ओपन है, उसके बाद प्राइस राइज हो जाएगा या उसके बाद नहीं मिलेगा ये सामान। ऐसा कुछ सिचुएशन है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। एंड ऑफर इज स्टैंडिंग ऑफर इफ इट इज इंटेंडेड टू ओपन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। देखिए सारे के सारे समझा दिए एकदम एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले समझाए जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और साथ ही साथ स्टैंडिंग ऑफर, सब समझा दिए। ठीक है, बात करते हैं अभी नेक्स्ट, एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर रहने के लिए, एक वैलिड ऑफर रहने के लिए कि आपका ऑफर वैलिड है, आपने वैलिड ऑफर दिया है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स है, इसका हेडिंग याद करना है। मैं पहले से बता दूं, इसका सिर्फ हेडिंग याद करना है और कुछ नहीं। इसका हेडिंग याद कीजिएगा, अंदर वाला पॉइंट खुद से बना के लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा। इसका सिर्फ हेडिंग याद करना है, बार बार बोल रहे हैं, इसका सिर्फ हेडिंग याद करना है। देखिए सबसे पहले यहां पे बोला है कि वैलिड ऑफर रहने के लिए, अगर एक ऑफर को आप वैलिड बनाना चाहते हो, वैलिड, एक वैलिड ऑफर रहने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एसेंशियल्स है। सबसे पहला एसेंशियल इसमें है, ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। यार फोन आ जाता है, आइए दोस्तों आइए, बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। मतलब एक ऑफर को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है, क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। ऑफर जो है वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, जैसे कि आप लोगों को एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड का मतलब समझा दिए। एक्सप्रेस्ड मतलब जो ओरली और रिटन में दिया जाए, और इंप्लाइड मतलब जो पहले से ही एज्यूम किया जाए, समझाना ना पड़े। तो ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। सबसे पहला बात,
ऑफर क्या हो सकता है? ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ऑफर जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हो सकता है, जैसे कि मैं बीकॉम सेम 4 प्रो बैच को पढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम अंडर द करिकुलम ऑफ सीसीएफ इन बच्चों को पढ़ाता हूं और कोई यूनिवर्सिटी को नहीं पढ़ाता हूं। मेरा ऑफर जो है स्पेसिफिक है। ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को भी जा सकता है, मैंने कैफ को ऑफर किया है, और एक जनरल पर्सन को भी जा सकता है। जनरल पर्सन मतलब होल वर्ल्ड। जनरल मतलब ऑफर जो है वो आप होल वर्ल्ड के लिए भी दे सकते हो, होल वर्ल्ड को भी दे सकते हो कि मेरा कुत्ता खो गया, तो ये ऑफर किसके लिए है? कौन खोज के देगा? कौन खोज के देगा? तो आप, कोई भी अगर खोज के दे देगा तो आप उसको पैसे दे दोगे। ठीक है, जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर मतलब क्या? ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुमको छोड़ के किसी किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो ऑफर क्या है? ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। सबसे पहले ऑफर एक्सप्रेस भी होता है, इंप्लाइड भी होता है। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। दूसरा, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक और जनरल। तीसरा, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑफर इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। ऑफर जो है, ऑफर बेटा इनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। इनफोर्सिएबल बाय लॉ, लॉ उसको मान्यता देना चाहिए। अगर लॉ ने मान्यता नहीं दी है तो गलत है बेटा। ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑफर एक ऐसा होना चाहिए जो लीगल रिलेशन को क्रिएट किया है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन। फोर्थ, ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वेग। ऑफर एक ऐसा होना चाहिए जो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने ऑफर किया आपको कि मैं एक साबुन दूंगा, एक मिनट, मैं तुमको एक साबुन बेचूंगा, मैं तुमको एक साबुन बेचूंगा 5,000 रुपए में। तो ये ऑफर कितना 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 कंफ्यूजिंग है। मैं एक साबुन बेचूंगा, कि 5,000 रुपया लिख दिया, गलती से 50 की जगह मैंने 5,000 लिख दिया, तो कंफ्यूजन है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप किसी को ऑफर देते हो, अगर आप किसी को ऑफर देते हो तो ऑफर क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब है, वेग का मतलब है कंफ्यूजिंग। वेग का मतलब क्या है? वेग वेग का मतलब है कंफ्यूजिंग। ऑफर जो है बेटा वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है, ऑफर कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ऑफर हमेशा क्लियर होना चाहिए। द टर्म्स ऑफ द ऑफर शुड नॉट बी वेग। इसके बाद यहां पे ये बोला गया है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अगर आप जिसको भी ऑफर दे रहे हो, जिसको भी ऑफर दे रहे हो, उनसे बात करो आप। मेरे को मान लीजिए किसी ने ऑफर दिया, मेरे एडमिन से बात कर लिया, मतलब कि मेरे से बात नहीं किया। मेरे को किसी ने ऑफर दिया कि मैं आपके क्लासेस के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूं, वो मेरे एडमिन से बात कर लिया, सागर से बात कर लिया, और सागर उसको बोल दिया हाँ, तो वो ऑफर क्या माना जाएगा? नहीं, अभिषेक झा से बात करना पड़ेगा, अभिषेक झा से। अगर कोई मेरे साथ साथ कोलैबोरेट करना चाहता है तो मेरे साथ बात करना पड़ेगा ना, मेरे साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा उसको कि हाँ मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूं। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मतलब ऑफर जिसके लिए बनाए हो भाई उसके साथ बात करना जरूरी है। उसके मम्मी चाचा पापा, उसके साथ अगर तुम बात करके चले गए तो बस हो गया, बात खत्म, वो ऑफर वॉइड है। ऑफर वैलिड तब माना जाएगा जब आप ऑफरी के साथ, जिसके लिए ये ऑफर बनाया गया है, उससे कम्युनिकेट करते हो। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ठीक है, इसके बाद ए स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। मतलब मान लीजिए कि मैंने एक आपको प्राइस स्ट्रक्चर दिखाया कि ये है मेरा सेम 2 का कोर्स का प्राइस, ये है मेरा सेम 4 का कोर्स का प्राइस, ये है मेरा सेम 6 का कोर्स का प्राइस, 11 12 का प्राइस। मैंने आपको प्राइस का स्ट्रक्चर दिखा दिया, तो उसको ऑफर नहीं बोलते हैं, उसको ऑफर नहीं बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको जस्ट अपना प्राइस का स्ट्रक्चर दिखाया, उसको ऑफर में नहीं बोलूंगा। ऑफर में तब बोलूंगा जब मैं आपको खरीदने के लिए इंटेंट करूंगा, बोलूंगा खरीद लो मेरा कोर्स, फिर वो ऑफर होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका हेडिंग्स पढ़ना है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ए स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ऑफर कैन नॉट कंटेन ए नेगेटिव कंडीशन। ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफर में, ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफर में कि अगर A offers to sell his cow to B for 5,000, if the offer is not rejected by Monday it will be considered as accepted। मतलब ऑफर में एक ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगेटिव कंडीशन का मतलब क्या है कि मेरे साथ, मान लो कि मैंने रक्षित के साथ ऑफर किया, मैंने रक्षित को ऑफर दिया कि तू मेरा टैब खरीदेगा, अगर तू मंडे तक मेरे को रिजेक्ट नहीं करता है, तू मेरे को मंडे तक बता। अगर मंडे तक तूने रिजेक्ट नहीं किया तो मैं ये समझ लूंगा तूने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्या तू मेरा टैब खरीदेगा?
अगर मंडे तक तूने रिजेक्ट नहीं किया, अगर मंडे तक तूने रिजेक्ट नहीं किया ये ऑफर को, मैं समझ लूंगा कि तूने एक्सेप्ट कर लिया। ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। ऑफर कैनॉट कंटेन द नेगेटिव कंडीशन, ऑफर में नेगेटिव कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। द नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी टर्म ऑफ द ऑफर कैनॉट लीड टू द ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस, ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं। मैंने रक्षित को बोला, फॉर एग्जाम्पल सुनो ना, यहां पे अभिषेक झा ने रक्षित को बोला कि सुन रक्षित, मैं तुमको मंडे तक का वक्त देता हूं, मंडे तक तू बता कि तेरा राय क्या है। अगर तू मंडे तक रिजेक्ट नहीं करेगा ये ऑफर को, मंडे तक अगर तू रिजेक्ट नहीं करेगा, मैंने क्या बोला, मंडे तक अगर ये ऑफर को तू रिजेक्ट नहीं करता है तो मैं एज्यूम कर लूंगा, मैं ये प्रेज्यूम कर लूंगा कि तूने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लूंगा तो ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। ऑफर कैनॉट कंटेन ए नेगेटिव कंडीशन, ठीक है। और एक है ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब इसमें आपको ना 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं, 6 पॉइंट्स, कितना, 6 पॉइंट्स, बस 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं, 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं इसमें आपको, 6-7 पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा हो जाएगा इससे, बस 6 पॉइंट्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है। चलिए सो गाइस, आज ना हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में और भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग सिर्फ इतना तक ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ये ऑफर का क्या था, ये ऑफर का वैलिड कंडीशंस था, ठीक है। कि क्या क्या एसेंशियल होता है वैलिड ऑफर के लिए, क्या क्या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज एक बार कमेंट कर देना अगर समझ में आया, प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।